नाजरीन, शौकत तरीन जो कुछ दिन पहले हुकूमत की मुआशी समत पर सवाल उठा रहे थे, जो हुकूमत को घर को ठीक करने का मशवरा दे रहे थे, तहरीक इंसाफ के चौथे वज़ीर ख़जाना के तौर पर अपनी वजारत संभाल चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने वजारत ख़जाना से बजट पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि 11 साल के बाद वजारत ख़जाना आया हूँ, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे हो क्या रहा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने 19 शहरों में महंगाई का डाटा इकट्ठा करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुआशी मसाइल का हल पेश करते हुए कहा कि GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि अगर FBR ने अपना रेवेन्यू 15% तक नहीं लेकर गया तो हुकूमत के पास खर्च करने को रकम नहीं होगी। FBR को 5 से 7 साल में रेवेन्यू को 20% तक लाना होगा। सवाल यह है कि असद उमर, हफीज़ शेख और हमाद अज़हर के बाद तहरीक इंसाफ के चौथे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन क्या मुल्की मईशत के जो चैलेंजेस हैं इससे निमट पाएंगे? ये भी अहम सवाल है कि क्या नए वज़ीर ख़जाना जो महंगाई की वजूहात है ये तलाश करके इनका हल निकाल पाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या वज़ीर ख़जाना अपनी मौशी पॉलिसियों से अवाम को रिलीफ दे पाएंगे। मैं बात करूँगी, हमारे मौशिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब आपका। डॉक्टर साहब, असद उमर, हफीज़ शेख, हमाद अज़हर के बाद अब मईशत की ड्राइविंग सीट पर बैठाया गया है शौकत तरीन साहब को, जो खुद कुछ दिन पहले तक इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं वो कह रहे थे दुरुस्त समत में नहीं चल रही हैं, हमें अपने घर को ठीक करना होगा, कप्तान को मजबूत होना होगा, वरना ये कश्ती जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। ये किन नाकामियों की तरफ इशारा किया आपके ख्याल में शौकत तरीन साहब ने, जो आज खुद हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं? क्योंकि हम तो जानते हैं, हमें तो बताया जा रहा था कि 2.5 सालों में मुल्क की जो मईशत है ये दुरुस्त समत में चल पड़ी है, तरक्की की शरह जो है वो बढ़ी है, सरमायाकारी बढ़ी है। तो नए वज़ीर ख़जाना ने किन नाकामियों की तरफ इशारा किया है? देखिए, एक हुकूमत के ऐलानात हैं और दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत है। मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि देखिए, ये पाकिस्तान का ख़जाना चलाना है, पाकिस्तान की माशी पॉलिसी चलानी है, ये कोई दुकान या खोखा नहीं चलाना। अगर आपने रियासती कारोबार चलाना हो, वजारत ख़जाना को चलाने के लिए एक ख़ास तरीक़ा कार होता है। पहले आप टीम तश्कील दी जाती है, फिर वो टीम बैठ के मनसूबा बंदी करती है और फिर उन मनसूबा बंदी के ऊपर अमल दरामद होता है और फिर जाके कई नताइज सामने आते हैं। अब 32 महीने तकरीबन PTI की हुकूमत के गुजर गए। 50% टाइम आप अंदाज़ा कीजिए कि गुजर चुका है PTI की हुकूमत का, और अभी टीम तश्कील दी जा रही है, अभी टीम नहीं बनी। जैसे आपने कहा कि पहले असद उमर साहब ने अपनी टीम बनाई, वो 8 महीने रहे, फिर हफीज़ शेख साहब आए, 23 महीने उनका गुजारा हुआ, फिर 18 दिन के लिए बीच में हमाद अज़हर साहब आए, अब शौकत तरीन साहब आए हैं। खुदा करे वो अपनी एक काबिल टीम बनाएं, वो टीम बनेगी, फिर वो टीम बैठेगी, मनसूबा बंदी करेगी, फिर उस मनसूबाबंदी के ऊपर अमल दरामद होगा। तो नताइज जो हैं वो PTI की जो बाकी 2.5 साल बचे तो डॉक्टर साहब, इन 2.5 सालों के लिए टारगेट सेट किए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तरीन साहब कह रहे हैं कि FBR को अपना रेवेन्यू 15% तक अगर नहीं लेके गया तो हमारे पास खर्च पूरा करने के लिए पैसे नहीं होंगे। 5 से 7 सालों में रेवेन्यू 20% तक लाना होगा, वरना 7 से 8% जो मुआशी तरक्की की शरह उसको वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये कितनी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, कितना अचीवेबल हम इसको कह सकते हैं इन टारगेट्स को? देखिए, पिछले 1 माह में तकरीबन 3 हफ्ते में 3 डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली चीज़ जो सामने आई वो थी मार्च 24 का एक मुआहदा है जो पाकिस्तान ने IMF के साथ किया। अब उसमें उस मुआहदे में ये था कि 900 अरब रुपए के इजाफी बोझ बिजली की बिलों की मद में आपके सामने आएगा, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 35,000 रुपया औसतन हर पाकिस्तानी बिजली का सारिफ, जो कनेक्शंस हैं टोटल पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर 35,000 रुपया इजाफी बोझ पड़ेगा। फिर उस मुआहदे में ये कहा गया कि तकरीबन 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे। फिर ये बताया गया कि उसमें पेट्रोलियम लेवी जो है वो तकरीबन 600 अरब पे पहुंच जाएगा। तो वो अंदाजन 1 लाख रुपए का इजाफी बोझ था हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर। ये मुआहदा है। मुआहदे के बाद फिर एक हुकूमत ने बजट स्ट्रेटजी पेपर सामने निकाला, उसमें सारी की सारी फिगर्स जो हैं वो फ़र्क हैं, वो वाली नहीं है जो IMF से आपने मुआहदा किया था। फिर एक तीसरी शक्ल सामने आती है जो ऐलानात किए जाते हैं, अवाम को रिलीफ के हवाले से ऐलानात किए जाते हैं।
तो अभी तक तो कंप्लीट कंफ्यूजन है कि वो मुआहदा जो आईएमएफ के साथ किया था, क्या वो हमारी तो आईएमएफ के साथ वो मुआहदे मुज़ाकरात के बारे में भी तो वो तरीन साहब कह चुके हैं कि वो भी हमने करने में गलती की, मुज़ाकरात से पहले कौमी मफाद को देखना होगा। तो हमें तो ये बात समझ में आती है कि इससे पहले जो हम मुज़ाकरात कर चुके हैं, हमने अपने कौमी मफाद को नहीं देखा, उसको फोकियत नहीं दी मुज़ाकरात करने से पहले। फिर दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो गर्दिशी कर्जा है हमारा 2306 अरब से जायद हो चुका है, बिजली के लाइन लॉसेस 5% कम होने चाहिए, रिकवरी 5% बढ़ा ली जाती तो गर्दिशी कर्जा कम होना शुरू हो जाता। तो मतलब बात करने का मतलब ये कि आज हमें जो नई एडवाइस मिल रही है, ये काम हफीज़ शेख साहब नहीं कर सके, हमाद अजहर साहब के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो शौकत तरीन साहब ये कितने ज़बरदस्त किस्म के टारगेट सेट कर रहे हैं जो अगले 2.5 सालों में हमें जो है ना वो अचीव करने में हम कामयाब हो जाएंगे। देखिए, आपको मेरे ख्याल है जो आप सवाल कर रही हैं आपको जवाब उसका मालूम है, आप सिर्फ मुझसे सुनना चाह रही हैं। ये मुमकिनात में से नहीं है। देखिए, अभी तो टीम तश्कील नहीं दी गई, उसके बाद आपने बैठना है कई महीने, उसके ऊपर मनसूबाबंदी होगी। अभी तो ना टीम है, ना विजन है, ना कोई मंसूबा है, और 32 महीने इसमें गुजर गए हैं। जो मुआहदे हमने किए हैं आईएमएफ के साथ, मुझे महसूस ये हो रहा है कि आईएमएफ का और हुकूमत का एक डायरेक्ट किस्म का क्लैश होने चला है। आईएमएफ कुछ और कह रही है, हमने मुआहदे उससे कुछ और कर दिए हैं। फिर जरा गौर कीजिए कि हमने इतनी जल्दी की उन मुआहदों पे साइन करने के लिए। उसकी एक वजह तो ये थी कि हमें $500 मिलियन दरकार था आईएमएफ से, जो हमें मिला। और फिर उस दौरान आपने देखा कि $2.5 अरब के यूरो बॉन्ड्स फ्लोट हो रहे थे। यानी कि मार्च की 26 तारीख को हमारे जो डॉक्टर हफीज शेख साहब हैं, वो एक वर्चुअल रोड टूर कर रहे थे और वो ये बॉन्ड्स बेच रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि वो 3 दिन के बाद इस दफ्तर में ही नहीं रहेंगे। तो इस वक्त तो मुकम्मल कंफ्यूजन नजर आ रहा है। हमारी शायद कोशिश ये थी कि जो हमें पैसे मिल रहे हैं हम जल्दी से ले लें, उसके बाद हम आईएमएफ को उसके प्रोग्राम पे ऊपर जो साइन किया है, चाहे उस पर अमल दरामद करें या ना करें। अब सिर्फ आपको माशी फील्ड में नजर नहीं आ रही, आप सियासी फील्ड में देखिए, टीएलपी के साथ जो मुआहदे किए जाते हैं, फिर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उसके बाद उनको बैन करार दे दिया जाता है, फिर के साथ जाके बैठ के नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। तो ये हर फील्ड में आपको यही नजर आ रहा है। ना सिर्फ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जो फ्रांस के सफीर को निकालने के हवाले से जिन माली कंसर्न्स का इजहार किया कि हमारा जो है ना इससे बड़ा नुकसान होगा, फ्रांस को नहीं फर्क पड़ेगा, पूरे यूरोपीय ममालिक हमारा बाइकआउट कर देंगे, हमारी तिजारत बहुत ज्यादा इससे इसको नुकसान होगा, ये कितने सीरियस कंसर्न्स थे जिनका इजहार कल किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा वो 100% दुरुस्त है। अगर हम इस सिमत में जाएंगे तो उसके जो कंसिक्वेंसेज, उसके जो नताइज वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में बताए वो 100% दुरुस्त हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि नवंबर के महीने में यही वज़ीर आज़म साहब, इन्हीं की हुकूमत जो है वो मुआहदा लिख रही थी कि हम निकाल बाहर करेंगे, तो उस वक्त भी तो यही कॉन्सिक्वेंसेज सामने रखने चाहिए थे। अब उस वक्त हुकूमत के सामने क्या था, आज हुकूमत के सामने क्या है? जो फैसला साजी का तरीका कार है वो समझ में नहीं आ रहा कि किस बुनियाद के ऊपर क्या फैसला लिया जाता है। देखिए, असद उमर साहब को निकाला गया, मालूम नहीं कि उसकी बुनियाद क्या थी। एक वजीर को कलमदान उससे ले लिया जाता है, वो कलमदान किसी और वजीर को दे दिया जाता है, उसके बुनियाद क्या है वो भी समझ में नहीं आती। क्या कारकर्दगी की बुनियाद पे ये कलमदानी की जो चेंजिंग है वो की जाती है या कोई और वजूहात हैं? अगर एक वजीर जो है वो आपकी एक वजारत नहीं चला पा रहा तो दूसरी वजारत का कलमदान लेने के बाद वो वजारत वहां पे कामयाब हो जाएगा।